हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का सिलेबस लेकर आई हूँ। आज से मैं हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं सबसे पहले आप लोग को सिलेबस समझा देती हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानिएगा, तब तक आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। हमें पढ़ने में मज़ा चाहिए, यानी हमें सिलेबस एकदम हमारे आँखों के सामने क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोल देती हूँ कि आपको कहीं जाना हो और आप घर से सोचे ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, आप नाम नहीं सोचे और घर से निकल गए हैं बाइक लेके, आपके पास बाइक हो, साइकिल हो, कुछ हो, आप लेकर निकल गए हैं। अब आप सोचे ही नहीं है कि हमको घर से मतलब पहुँचना कहाँ है, तो आप कितने दूर तक चलिएगा? आप चलते रहिएगा, चलते, 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 आप ऐसा जगह होगा कि कहीं आप पहुँच जाइएगा। हाँ, आपको मालूम ही नहीं कि हमें रुकना कहाँ है, इसलिए सबसे पहले हमें सिलेबस जानना है। सिलेबस जानेंगे तब ना हमें लगेगा हाँ, अगर ऐसा हुआ कि हमारा तैयारी कम है तो हम देखेंगे नहीं मेरे पास इतना चैप्टर अभी बाकी, हमको अपना स्पीड को बढ़ाना है या लगे कि हमारा इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नहीं हमको रिवीजन पर ध्यान देना है। इसका मतलब एक हुआ कि हमें सिलेबस को जानना है। आपको कोई भी पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, उसके बारे में आपको डिटेल रखना ही है। ठीक? ओके, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये है हमारा सिलेबस। 10th का जो साइंस का होता है बुक, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही बुक में होता है, अलग-अलग बुक नहीं होता है। जबकि हम लोग 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो हमारा मतलब अलग-अलग हो जाता है। बायोलॉजी का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग हो जाता है, फिजिक्स का अलग हो जाता है। लेकिन 10th में ऐसा नहीं है, सब मिक्स होता है। जैसे देख सकते हैं यही है एनसीईआरटी बुक है आप लोगों का। इसका सिलेबस आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। इसमें से मैंने बायोलॉजी को अलग कर दिया है, केमिस्ट्री को अलग, फिजिक्स को अलग। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे सारा निकाल के लिख दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी हमारा 27 नंबर का होता है, क्योंकि टोटल पेपर होता है 80 नंबर का। कितना? 80 नंबर का। इसमें 3 गो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाता है? 2 बार में लगाएंगे 6, फिर बचा यानी 6 पॉइंट कुछ आता है, यानी 27 मार्क्स का रहता है। समझिए कि 27 मार्क्स का है। 27 मार्क्स का होता ही है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव होता है एंड सब्जेक्टिव होता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन होता है। लॉन्ग सब्जेक्टिव में 2 तरह का हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो सिलेबस हम लोग समझते हैं। चैप्टर नंबर जब आप साइंस खोलिएगा तो चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आता है जैव प्रकरण एंड चैप्टर नंबर 7 में आता है बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय, और चैप्टर नंबर 8 में है जीव जनन कैसे करते हैं। ओके, एंड चैप्टर नंबर 9 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, और 15 चैप्टर नंबर 15 में है हमारा पर्यावरण, एंड सबसे लास्ट चैप्टर है 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब बाकी रहा हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कौन सा चैप्टर पहले करेंगे, कौन सा बाद में। हम लोग जो चैप्टर बड़ा है, जिसका वेटेज बड़ा है, क्वेश्चन का वेटेज बड़ा है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ये चैप्टर हम लोग पहले कर लेंगे, कि जिससे हम लोग को लगे नहीं, अगर हम 2 चैप्टर मान लीजिए कि इसमें से कोई 2 चैप्टर जिसका सिलेबस बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग है, अगर वो हम लोग पहले कर लेते हैं तो हम लोग को लगेगा कि हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे हम सबसे पहले हार्ड को ही करेंगे, हार्ड को कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर आप हल्का जो चैप्टर है, छोटा है, उसको पहले करेंगे तो लगेगा कि अभी और भारी है, बाकी है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले भारी वाला सिलेबस करेंगे, जो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। भारी नहीं है, बहुत मजेदार है। बायोलॉजी जितना मजेदार है हमको कुछ नहीं लगता है, बहुत आपको समझ आएगा। जैसे बायोलॉजी में है कि हमें अपने बारे में जानना है, जो हमारे आस-पास है, हमारे अंदर की चीज़ें हैं, हम लोग खाना कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारे शरीर कैसा काम कर रहा है, हमें यही जानना होता है बायोलॉजी में। इसलिए थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। इसमें नाम थोड़ा डिफिकल्ट आते हैं, लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। सिलेबस यहाँ पे मैं बायोलॉजी नहीं लिखी हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उधर तो लाइट आ रहा होगा, इसलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे BIOLOGY, बायोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। देख सकते हैं, ये है हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। ओके, जैव प्रकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? आज से तो ज्यादा टाइम नहीं होगा, सिलेबस समझाने में इतना टाइम चल गया है, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। कल से हमारा क्लास और लंबा चलेगा, कम से कम 30 मिनट का क्लास रहेगा। आप लोग जुड़े रहिएगा और सारे क्लास को करना है। जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को मेरे साथ उतना ही मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि
आप लोग घर पे मोबाइल खोल के देखें, फिर सो गए, ऐसा नहीं करना है, सीरियस रहिए। 2 से 3 महीने में एक मैं कंप्लीट करा दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगेंगे। अगर आप लोग सीरियस रहेंगे तो मैं भी सीरियस, मैं तो वैसे सीरियस हूँ, लेकिन आप लोगों को सीरियस रहना है। ओके, मैं इतने मेहनत से लाई हूँ सारे, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, फिर भी मैं मार्कर वाले बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोगों को लिख कर बता रही हूँ, फिर मिटा रही हूँ। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेरे साथ मेहनत करना होगा, तभी हम लोग बहुत आगे तक जाएँगे। एक की मेहनत से कुछ नहीं होगा, हम मेहनत करेंगे, आप लोग मेहनत को गेन ही नहीं करेंगे। हम अपना एनर्जी आप लोगों को दे रहे हैं, ओके? मैं बोल रही हूँ, तो आप लोगों के पास एनर्जी मेरा जा रहा है ना? हम अपना ज्ञान निकाल रहे हैं, आप कैच ही नहीं कीजिएगा मेरे ज्ञान को, तो व्यर्थ चला जाएगा। जहाँ ज्ञान मिले वहाँ एकदम ज्ञान के लिए हमेशा झोली फैला कर रखना है एंड ज्ञान लेते जाना है। आज हम लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 9। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 9। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। अब पूछिएगा आप लोग कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो मैं कुछ देर पहले ही बोली, क्या बोली? कि जो चैप्टर लंबा है वो हम लोग पहले कर लेंगे, कि हमारे लंबा जो चैप्टर है वो जल्दी पहले खत्म हो जाए, तो छोटा-छोटा ये सब छोटा-छोटा चैप्टर है इसके अपेक्षा, तो वो लास्ट में हम लोग कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग ये करेंगे। आप सोचेंगे कि ये काहे नहीं पहले करवा रहे हैं? लेकिन इसमें है ना कि इसमें जो चीज़ यूज़ होता है इसमें दिया हुआ है। अगर हम लोग ए वाला चैप्टर, अगर चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पहले पढ़ लेते हैं, तो ये हमें लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। इसलिए मैं ये चैप्टर पहले पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ओके? आप लोग बस हम पर विश्वास रखिए और पढ़िए मन लगाकर। आप लोगों का मार्क्स 27 नंबर लाना मेरा काम है, और ये मैं ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से, दिल से निभाऊंगी। और आप लोग भी मेरे साथ दिल से, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिएगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ओके, चैप्टर नंबर क्या है? 9। मैं ये मिटा रही हूँ, क्या कि मुझको ए वाला चैप्टर शुरू करना है, तो वो हमको लिखना है। आप लोग सिलेबस नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके, क्या कि बिना सिलेबस के कैसे काम होगा, आप सिलेबस नोट करना ही होगा। आप लोग सबसे पहले जो फेयर कॉपी बनाइएगा बायोलॉजी का, उसमें सिलेबस सबसे फर्स्ट वाले चैप्टर ही चैप्टर का पूरा नाम होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस फर्स्ट जो पेज होता है उस पर सिलेबस नोट कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर ऊपर लिखकर आप लोग फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। कहा जाता है कि हम लोग के सर कहते हैं कि नोट्स का साथ हमेशा होता है। हम तो आपको सिलेबस तक पढ़ाएंगे जब तक आपका सिलेबस नहीं खत्म हो जाए, हम आपके सिलेबस तक साथ हैं। सिलेबस खत्म होने के बाद आपका जो नोट्स होता है, यानी जो फेयर कॉपी आप लोग बनाते हैं, वही आपके एग्जाम तक साथ देता है। क्योंकि टीचर का तो काम होता है सिलेबस खत्म करना, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, सिलेबस खत्म कर दिए, उसके बाद जो आप नोट्स बनाइएगा, जितना अच्छा सुंदर नोट्स बनाइएगा, फेयर कॉपी बनाइएगा, आप लोगों को देखकर उतना ही पढ़ने का मन करेगा, समझ आएगा। ऐसा नोट्स बनाना है अपना कि मेरा कॉपी देखकर पढ़ने का मन करे और समझ आए, ऐसा बनाना है। इसलिए कहा कि एक फेयर कॉपी है जो आपके लास्ट एग्जाम तक साथ होता है, वही आप लोग पढ़ कर जाते हैं। क्योंकि लास्ट दिन टीचर नहीं पढ़ाता है, कितना पढ़ाएगा टीचर? पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फेयर कॉपी है जो आपको साथ देता है एग्जाम तक। एग्जाम के रात-रात भर लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़े थे, आप भी पढ़ते होंगे। इसलिए फेयर कॉपी बहुत ही अच्छे से बनाना है, ठीक ना? मैं लिखती हूँ चैप्टर का नाम। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आज सिलेबस लिखे हूँ ना, बोर्ड खाली नहीं है, इसलिए कल से तो बोर्ड खाली होगा। आज मैं सिलेबस बता दी हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता दे रही हूँ, जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। देख सकते हैं हम लोग का चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास, चैप्टर 9 में है। आप लोग बुक देखिएगा, अगर देखते होंगे तो देख लीजिएगा खोल के। हम लोग धीरे-धीरे इसका हर पार्ट, हर सेक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा ही, सब लोग अपना बुक अगर बगल में है तो खोल के रख सकते हैं, लेकिन अगर बगल में बुक नहीं है फिर भी काम चलेगा। मैं पढ़ा रही हूँ, बस उसको ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। बस मन लगा के पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं, नींद आ रहा है, सो गए। तो सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आप लोग देख सकते हैं कि जैव विकास के मतलब तो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम लोग समझ जाएंगे। जैव विकास यानी जैव यानी जीव, विकास यानी डेवलप करना,
यही होता ना है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी जीवों का विकास, जैव विकास थोड़ा-सा लग रहा है इसको मतलब डिटेल में पढ़ना है, बट सुन के लग रहा है कि नहीं कुछ मतलब निकल रहा है। लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं आनुवांशिकता, अगर 9th में पढ़े होंगे तो सुने होंगे, लेकिन नहीं जो सुने उनके लिए बता रही हूँ। आनुवंशिकता, इसको जानना है। बहुत लोग का मन में होगा कि आनुवंशिकता क्या है? ये कौन-सा वर्ड है? ऐसा वर्ड क्यों है? तो आनुवंशिकता को जानने के लिए सबसे पहले हमारे जो बुक है उसमें आता है वंशागति। क्या आता है? वंशागति। यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ क्या? मिटा देती हूँ, उसको ऊपर लिख दूँगी। ओके? आनुवंशिकता एवं जैव विकास था ना? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे बचपन से मेरा राइटिंग खराब है, हम बहुत अपने टीचर से मार खाए हैं इस राइटिंग की वजह से, लेकिन आज तक फिर भी नहीं सुधरा है, इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं। बस हम इतना कोशिश करते हैं कि बस लिखे जो दूसरे कोई पढ़ सके। बाकी मेरा राइटिंग सुधरा नहीं है अभी तक, बस थोड़ा-सा साफ हो गया है। इतना ही कोशिश रहता है कि साफ हो जाए, उतना ही काफ़ी है। जो चीज़ हो नहीं रहा है उसके लिए अब क्या मेहनत करें। पता ना है कि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, वही बात है। मेरा राइटिंग चेंज नहीं होता है, कितना ही भी मेहनत कर लें अच्छा नहीं हो पाता है। आप लोग को इसी से काम चलाना होगा, पढ़िए बस। आप लोग का अच्छा होना चाहिए, आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा ही होगा। तो देखते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जानने से पहले आप लोगों को जानना है वंशागति। ये वर्ड जानना होगा। वंशागति क्या? वंशागति। इसको इंग्लिश में कहते हैं जीनेटिक्स। क्या कहेंगे? जीनेटिक्स। हम वंशागति के बारे में जानेंगे कि वंशागति किसे कहेंगे या वंशागति क्या है, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं। अब जो मैं बोलने वाली हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अपने पेरेंट्स से जन्म लेते हैं। हमें लोग को ये नहीं लगता है क्या, आप लोग कभी सोचे हैं क्या कि हम जो इंसान हैं उनसे जो जन्म लेते हैं उनकी तरह ही होते हैं। भले हमारी शक्ल नहीं मिलती है, थोड़े से डिफरेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे हो गया कि हमारे पापा के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, वो सीधे खड़े होते हैं, तो हम भी सीधे खड़े होते हैं। हमारे भी 2 हाथ है, 2 पैर है, ऐसे आँख है, फेस है, मतलब इंसान। इंसान से इंसान पैदा ले रहा है, ठीक? वैसे ही जानवर जैसे सबके यहाँ गाँव में तो गाय-भैंस होता है। मैं भी एक गाँव से हूँ, तो मेरे यहाँ भी गाय-भैंस से जो जन्म लेते हैं, उनके जो संतान होते हैं, वो उनके तरह ही होते हैं। यानी गाय के संतान गाय ही होते हैं, गाय हो, भैंस के जो उनके ही कैटेगरी के होते हैं, यानी उनके कैटेगरी के, यानी कहने का मतलब है कहीं न कहीं सिमिलर होते हैं ना? इंसान से इंसान। अगर बर्ड, पक्षी का हम लोग नाम लें, तो बर्ड पक्षी हो गया, बहुत सारे पक्षी है, तोता, ये सब से जो अगर तोता का जो संतान होता है, तोता ही होता है। तोता हो या लेडीज़ तोता हो या जेंट्स हो, लेकिन तोता होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हम लोग सोचे हैं क्या कभी? आप लोग सोचे होंगे? छोटा में ज़रूर सोचते होंगे। छोटा में मैं भी बहुत सोचती थी, ये सब के बारे में कि ऐसा क्यों होता है? आप लोग भी सोचते होंगे। तो ऐसा क्यों है? कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि हम लोग इंसानों में भी ऐसा होता ना है कि उसके पापा को ये बीमारी है, चाहे तो उसके दादा को ये बीमारी है, तो उसके मतलब पापा में वो बीमारी आ गई, फिर पापा से उसके बच्चे में बीमारी आ गई, फिर उसके बच्चे में बीमारी आ गई। यानी कहता है ना कि खानदानी बीमारी हो जाता है। लोग कहता है कि गाँव में कि एकदम खानदानी है ओकरे ही। चाहे तो एगो कोई बदमाश होता है तो कहता ना है कि उसका जो बच्चा होता है वो बदमाश होता है, थोड़ा बदमाशी करता है। कहता है कि एकदम अपने बाप की तरह है, एकदम बदमाश है। यानी कह रहा है ना कि कहीं न कहीं उसका गुण उसके पिता में से आया है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि मतलब हमारे पिता में से ट्रांसफ़र हो गया और कैसे ट्रांसफ़र हो गया? हमारे बॉडी के अंदर क्या ऐसा होता है कि मतलब पापा वाला गुण हम में आ जाता है या हमारी मम्मी का गुण हम में आ जाता है? कुछ तो बात होगा ना कि ऐसा हो रहा है? चाहे तो डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, आप भी अपने माता-पिता के हैं, तो कहीं न कहीं सेम टू हम लोग सिमिलर होते हैं, कोई-कोई गुण हम लोग का मिल जाता है। जैसे उनका 2 आँख है, 2 कान है, तो सबका है इंसान में। लेकिन ऐसा होता है कि हम फिर भी उनसे थोड़ा अलग ही दिखते हैं। पूरा थोड़ा बहुत शकल मिलता है हम लोगों का, कहते ना है कि हाँ, कोई शकल देख के ही कह देता है ना कि तुम उसके बच्चे हो। यानी शकल थोड़ा मिल रहा है, लेकिन क्या पूरा शकल मिलता है हमारे पेरेंट्स से हमारा?
नहीं, किसी का नहीं मिलता है। पूरा 100% किसी का शकल नहीं मिलता है। कहीं न कहीं थोड़ी-सी विभिन्न मतलब भिन्नता आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विविधता। क्या बोलेंगे? यहाँ मैं वर्ड लिख रही हूँ विविधता, विविधता यानी भिन्नता भी इसको कह सकते हैं। यानी हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन जो हमारा गुण भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी हमारे पेरेंट्स से हमें गुण आ रहा है और थोड़ी बहुत भिन्नता भी पाया जा रहा है, यानी विविधता भी पाई जा रही है, थोड़ा बहुत हम अपने पेरेंट्स से अलग भी हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हैं या हम अपने पेरेंट्स के जैसे ही क्यों हैं? हमारे मतलब होता है कि जिसकी मम्मी का बाल लंबा होता है, उसकी बेटी का भी बाल लंबा घना होता है। मेरी में जैसे मेरी मम्मी का बाल लंबा है, घना है, तो मेरी दीदी का भी है। तो ऐसा कुछ तो बात है कि कुछ तो होता होगा जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स के गुण बच्चे में आ रहे हैं या थोड़े बहुत हम अपने पेरेंट्स से अलग भी हैं, थोड़े सिमिलर हैं यानी सेम टू सेम है, थोड़े बहुत गुण मिल रहे हैं लेकिन पूरे के पूरे तो नहीं मिल रहे हैं 100%। तो ये कुछ तो वज़ह होगा कि ऐसा हो रहा है। इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन-से चैप्टर में? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता। अब वंशागति पर हम लोग चल रहे थे, ठीक? तो यही मैंने आपसे समझाया। तो ये जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता और जैव विविधता यानी विभिन्नता के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, उसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागति। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे भिन्न हैं या उनका गुण हम में कैसे आ जा रहा है, हमारा दादा वाला गुण हम में कैसे आ जा रहा है, यही सब हम लोग को जानना है। तो जो ये सब के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी को हम वंशागति कहते हैं। यानी वंशागति क्या है? इसके बारे में जीव विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुण एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। आनुवांशिक गुण। अब सोचिएगा कि आनुवांशिक गुण क्या है? पहले हम लोग वंशागति लिख लेते हैं, ओके? वंशागति जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुण और विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे वंशागति कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वंशागति जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुण और विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे वंशागति कहते हैं। ओके, हम लोग वंशागति को समझ भी लिए हैं कि वंशागति। आप सोचेंगे आनुवांशिक गुण दीदी क्या बोली? विविधता के बारे में तो समझा दिए हम। अब आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक गुण पता है क्या है? जो मैं बोल रही थी ना कि हमारा गुण हमारे दादा में से आ जाता है, पापा में से आ जाता है, ट्रांसफर होते जाता है। किसी का होता है कि खानदानी चीज चलता है, कहते ना कि कोई बदमाशी करता रहे, उसके दादा ये सब भी यही बदमाशी करते थे या यही काम करते थे, खानदानी उसके यहाँ ही चल रहा है। यानी क्वालिटी गुण जो हमारा आता है कभी ना कहीं हमारे पेरेंट्स से आ जाता है, हमारे बुजुर्ग जो दादा इस समय उन लोग में से ट्रांसफर होते हैं, हमारे दादा में से पापा में आया, पापा में से हम लोग में आता है। तो ये जो गुण ट्रांसफर हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जो ट्रांसफर हो रहा है, जो हमारे पापा से दादा से पापा में, पापा से हम में आया, ट्रांसफरेशन ये गुण कह रहे हैं, उसी को हम लोग आनुवांशिक गुण कह रहे हैं। यानी हम लोग जैसे हम बोले कि मैं अगर किसी के मम्मी का बाल लंबा या घना है, हमेशा से उसकी नानी का है, फिर उसकी मम्मी का घना हो गया, फिर उससे उसकी उनकी बेटी में घना बाल हो गया,
तो ये गुण जो बाल का लंबा होने वाला ये जो गुण है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदल आते चल रही है ना, उसके नानी में था, नानी से फिर मम्मी में आया, मम्मी से उसकी फिर बेटी में आया। तो ये जो गुण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चली जा रही है, उसी को आनुवांशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण। अब हम लोग आनुवांशिक गुण लिख लेते हैं पहले। यहाँ दिख रहा है आप लोग को क्या? दिख रहा होगा। आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसको हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग लिख भी लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमको पता नहीं चल रहा है, हमें दिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कैमरा में, यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए मैं देख लेती हूँ कि यहाँ नीचे दिख रहा है या नहीं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी। हाँ दिख रहा है, मैंने देखा। हम लोग लिख लेते हैं तो लिखते हैं वैसा गुण, वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आनुवांशिक गुण वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं। आप लोग को मैं आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे आनुवांशिक गुण क्या है। आनुवांशिक गुण जो आपके दादा से पापा में ट्रांसफर हुआ है, पापा में से आप में आया है। जैसे किसी का हाथ पैर में भी ऐसा होता है ना कि उसके मतलब दादा के हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके पापा में आता है, फिर पापा से उसके बच्चे में चल जाता है, यानी उसके खानदानी ये चीज चल जाता है, चलते रहता है ये गुण। वैसे ही गुण को हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। और जिस वंशागति उसके पहले हम लोग पढ़े, वंशागति में क्या है, जिसमें हम लोग इस आनुवांशिक गुण और विविधता यानी भिन्नता के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम लोग वंशागति जेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन ये सोचा है कि कभी जेनेटिक्स इस के बारे में कोई तो होगा जो बताया होगा सबसे पहले। ऐसा तो जैसे किसी ने बताया है, बुक में लिखा है, तब ना हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहले बताया किसने था कि किसी को तो इसका फादर कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं वंशागति के फादर यानी पिता। इनके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही वंशागति के पिता कहते हैं। इन्हीं ने ही ये सब बनाया है, ये सब बताया था सबसे पहले। इनने बहुत सारा नियम भी दिया था, इन्होंने प्रयोग किया था, एक शंकर द्विशंकर। हम लोग धीरे धीरे इसी चैप्टर में है वो सारी चीज को पढ़ना, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और धीरे धीरे पढ़ने से पहले ये तो हमने बता दिया आप लोगों को वंशागति और आनुवंशिकता। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे इन मेंडल का नियम पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज यूज होने वाला है। जैसे डीएनए यूज होगा, जीन का नाम यूज होता है। लेकिन आप लोग ऐसे अगर 9th में सब लोग पढ़े होंगे तो उसमें डीएनए जानते होंगे और आरएनए जानते होंगे, जीन क्या होता है ये जानते होंगे। लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बताने वाली हूँ, ये मैं बेसिक चीज जो दो है वो पहले ही लिखा दूंगी कि आप लोगों को समझ ज्यादा आए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक ही किया,
ठीक है, हमारा आधा टाइम सिलेबस बताने में ही चल गया था। कल हम लोग डीएनए पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? डीएनए के बारे में जान लेंगे। डीएनए क्या होता है और आरएनए आरएनए और हम लोग जीन। क्या? जीन। यही जीन है जिसकी वजह से हमारे लक्षण आते हैं मम्मी पापा वाले, ठीक ना? इसलिए इसको जानना जरूरी है। ये तो बेसिक चीज है। ये मैं कल ये 3 को बता दूंगी और आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेंडल का नियम संकरण प्रयोग पढ़ेंगे। उन्होंने 2 प्रयोग किए थे, वो सारे प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कल हम लोग आते ही ये वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये 3 को बता देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं आप लोग को आएगा तो फिर आगे थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए वो 3 हम पहले बता देंगे। इसमें तो आप लोग ऐसे 9th में इसका सिलेबस होता है, इसलिए जीन डीएनए के बारे में नहीं दिया हुआ है इस चैप्टर में, लेकिन वो जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बताऊँगी पहले वो 3 पॉइंट्स। उसके बाद फिर हम लोग मेंडल का नियम पढ़ेंगे। वंशागति के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं और इन्होंने नियम दिए थे। नियम देकर बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं कि हमारे पेरेंट्स के गुण कैसे हम में आते हैं, फिर अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इन्होंने प्रयोग किया था, ये सारे बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। आप लोग बस जुड़े रहिए, ऐसा नहीं है, नींद नहीं लेना है आप लोगों को। अच्छे से पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। बाकी 27 नंबर हमारे हाथ में है। हम आप लोग को 27 नंबर क्लियर करा कर ही रहेंगे। बस हमारे साथ मेहनत कीजिए। क्या करना है? मेहनत करना है और जो मैं बता रही हूँ उसको समझना है। अगर किसी को डाउट है कहीं भी कि हमें ये समझ नहीं आया, 2 पॉइंट मैं बताई हूँ। अगर लग रहा है कि कहीं पे समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट में लिखिए, मैं उसको दोबारा बताऊँगी या मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी, आपको डाउट को क्लियर कराऊँगी। इसके बाद हम लोग ये चैप्टर आगे बढ़ेंगे कल। ठीक? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को कैसा लगा हमारा क्लास? थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन लाइक सब्सक्राइब भी करना है। भूल नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि देख के पार हो गए, पार नहीं होना है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ और अच्छे से मोटिवेट होकर हम लोग जैसे छोटे टीचर आए हैं प्लेटफ़ॉर्म पर, आप लोगों की वजह से। आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा हमसे, हमारा साथ दीजिएगा, हम और अच्छा कर पाएँगे। आप लोग के हाथ में ही है कि हम कितना अच्छा करें। आप लोग साथ दीजिएगा तो और आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। सो देखने के लिए थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग नोट कर लीजिएगा सारे, ओके?